जी शर्मिला जी, आपका अगला ऑप्शन। मेरा अगला ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया। और गोइंग विद द थीम, मुझे लगता है कि और एक जो डिफेंसिव प्ले आपके पोर्टफोलियो में आपको इस तरह के माहौल में इंक्लूड करना चाहिए, और वो फार्मास्यूटिकल या इस तरह की कंपनी रहेगी। तो ग्रैन्यूल्स एक सॉर्ट ऑफ मिड साइज्ड फार्मा कंपनी है। उनके मेटाफॉर्मिन, पैरासिटामोल हमने देखा था कि काफी अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो काफी डिमांड में थे कोविड के दौरान। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया कंपनी ने, लेकिन अभी जिस तरह से वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें इसमें, उसके साथ साथ वो एक एपीआई से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव करने की बात करें, इस तरह की बातें आई है मैनेजमेंट से कि वो मार्जिन यहाँ से इस लेवल से इंप्रूव करेंगे। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है, हाल ही में उनका एक यूएस एफडीए इंस्पेक्शन हुआ, वहां से भी उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, वो विच इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉजिटिव। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद सकते हैं with a target of 500। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया है शर्मिला जी की पसंद। 500 रुपए के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। तो देखिए, अविनाश और शर्मिला दोनों ही दो दो पिक्स दे दी हैं, एक एक करके मैं फिर आपको बता देता हूं। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आपके सामने है, शर्मिला जी की पसंद, 500 रुपए के टारगेट्स हैं। इसके अलावा जो एक और पिक्स इन्होंने दी है वो है मन्नापुरम फाइनेंस की, यहां टारगेट रहेंगे 240 रुपए के। तो ये दो पिक्स हो गई शर्मिला की। अविनाश जी की पहली पसंद थी अनंतराज इंडस्ट्रीज, यहां पर 425 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की सलाह दी थी। और नंबर 2 पे उन्होंने रखी है एक कंपनी दीप इंडस्ट्रीज, जो कि 429 रुपए के टारगेट के साथ वो आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मैं ब्रेक लूं उससे पहले क्विकली आप दोनों ही मेहमानों से, वोडाफोन के एफपीओ की बड़ी चर्चा है इन दिनों मार्केट में, तो कैसा रहेगा, क्या उम्मीद है, क्या इसमें निवेशकों को इसकी तरफ देखना चाहिए शर्मिला? नो, आई एम नॉट एन ओवरऑल फैन। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस बन गया है, और भले आप अभी कुछ पैसे रेज करो, लेकिन टू स्टे रेलेवेंट इन द बिजनेस, आपको हर साल हमने देखा है, वेदर इट इज जियो और वेदर इट इज एयरटेल, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह के सब्सक्राइबर बेस इनका इरोड हुआ है, और वो हर महीने के फिगर्स में दिखता है कि इट इज गेटिंग, वो जो सब्सक्राइबर्स है दे आर ऑल शिफ्टिंग आइदर टू जियो और एयरटेल। तो मेरे हिसाब से थोड़ा दूरी रहना चाहिए इससे। चलिए, तो यहाँ शर्मिला जी की साफ सलाह है कि दूर रहें तो बेहतर है इस वोडाफोन के एफपीओ से। अविनाश जी, आपकी भी क्या इसी लाइन पर सलाह है या कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विपिन, मैं भी समझता हूँ कि वोडाफोन का जो बिजनेस है वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, और अभी तो पैसा सिर्फ 4G नेटवर्क के लिए ये उठा रहे हैं, अभी भी कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लिस्टिंग गेन्स के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा लिस्टिंग गेन रहेगा। लॉन्गर टर्म के लिए भी मुझे ख्याल से काफी दिक्कतें हैं, तो मैं इस आईपीओ एफपीओ को अवॉइड करूंगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी, उसके बाद हम निवेश के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये बात हो गई वोडाफोन के एफपीओ की। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार अभी